Welcome, dear students. This is our sixth lecture on Newtonian mechanics. तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सेंटर ऑफ मास एंड मैकेनिक्स ऑफ a system of particles. So let us start. This is called a Fosbury flop. ये एक लॉन्ग जंप है जिसमें एक जंपर अच्छी खासी हाइट अटेन करता है अपने जिस्म को इस तरह टेढ़ा करके, तो इससे इसको जंप करने में आसानी होती है। लेकिन इसमें अगर हम देखें कि जो जंपर की बॉडी है वो तो इस जो रॉड होती है, लेवल होती है, उसके ऊपर, लेकिन जो उसकी बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, जो कि इफेक्टिव चीज वही है कि हम अपनी बॉडी के सेंटर ऑफ मास को कितना ऊपर उठाते हैं, उस एग्जैक्टली उतनी ही हमें एफर्ट्स भी लगाना पड़ती हैं। तो दैट सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो द लेवल। सो दिस इज ए टेक्निक जिसमें फिजिक्स यूज होती है। When a high jumper performs a Fosbury flop, तो अपनी बॉडी को इस तरह बेंड करता है कि खुद तो वो उस बार के ऊपर आता है क्लियरली, बट जो उसकी बॉडी का सेंटर ऑफ मास है वो उस बार के नीचे होता है, तो उसको एफर्ट्स कम लगाना पड़ती है, लेकिन वो हायर हाइट अचीव करता है। सो दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास और द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। तो ये सेंटर ऑफ मास है क्या? अगर एक ही बॉडी हो, एक्सटेंडेड बॉडी हो, जिसका अच्छा खासा साइज हो, तो फिर हम एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी के लिए उसका सेंटर ऑफ मास डिफाइन करते हैं, एंड सेंटर ऑफ मास इज सिंपली ए पोजीशन। या अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, बहुत सारे बॉडीज हो, तो हम उसके लिए भी एक पोजीशन डिफाइन करते हैं, व्हाट वी कॉल द सेंटर ऑफ मास। तो या तो एक ऑब्जेक्ट है, इसका अच्छा खासा साइज होगा लाइक दिस, तो हम उसके लिए एक पोजीशन डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। या ऐसा भी हो सकता है कि वी हैव गॉट मेनी पार्टिकल्स लाइक दिस distributed. So in the second case we have got a system of particles. तो इस system of particle के लिए भी हम एक point define करते हैं which is called center of mass for the system of objects. तो center of mass की property क्या है? We can define center of mass as a single point at which whole mass of the body or system is imagined to be concentrated. यानी कि if we have got a body of arbitrary shape और ये उसका center of mass है, and the mass of the body is m, और इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है एफ एक्सटर्नल। लेकिन ये एफ जो है, ये फोर्स यहाँ पर भी अप्लाई हो सकता है, इसका एक हिस्सा यहाँ पर भी अप्लाई हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी फोर्स अप्लाई हो सकता है, लाइक थोड़ा पुलिंग फोर्स भी है, बट द सम ऑफ ऑल दोज फोर्सेस, द वेक्टर सम इज एफ एक्सटर्नल। अब अगर हम इस सारी बॉडी को श्रिंक करें, इसका साइज हम रिड्यूस करें अप टू ए पॉइंट विच इज इट सेंटर ऑफ मास, और इस बॉडी का जो सारा मास है वो हम इसके सेंटर ऑफ मास में कंसंट्रेट कर दें, और जो इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा था वो इसके सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई करें, द फिजिक्स विल नॉट चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द सिचुएशन नंबर 1 and the situation number 2, they are both equivalent
in physics. That is why we define this center of mass as a point कि जहां पे हम अज्यूम कर सकते हैं कि इस बॉडी का सारा मास हम इसके सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट कर दें और जो इस बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा था वो सारा का सारा हम इसी सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई कर दें। एक और प्रॉपर्टी सेंटर ऑफ मास की ये है कि सेंटर ऑफ मास पे अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो सिर्फ लीनियर एक्सेलरेशन होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगी बॉडी में। If you apply force at its center of mass, the body will undergo a linear acceleration. इसकी linear speed change होगी, direction change होगी, लेकिन angular acceleration इसमें नहीं होगी। जो symmetrical bodies हैं with uniform composition, if we have got symmetrical bodies और उनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, देन द सेंटर ऑफ मास coincides with their geometrical center. Like this is cylinder and this is its geometrical center. This is will be also its center of mass. This is a triangle. This is its geometrical center, जिसको हम centroid कहते हैं, तो this will be its center of mass. This is a circle and this is its geometrical center, so this will be also its center of mass. This is a square, तो हम इसके diagonals का intersection देखते हैं कहाँ पे होता है, that is the geometrical center. This will be also its center of mass. इसी तरह rectangle का जो geometrical center है, that will be also its center of mass. So अगर हमारे पास सिमेट्रिकल बॉडीज हैं जिनकी शेप सिमेट्रिकल है और उनमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, थ्रू आउट मैटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, देन द ज्योमेट्रिकल सेंटर कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ मास. A question arises, can center of mass of a body lie outside the body? Yes, there is possibility. Like horseshoe magnet, this is horseshoe magnet, so इसका center of mass is somewhere here, so obviously it lies outside the physical body of the body. इसी तरह जो एक ring है, तो this is its geometrical center which is its center of mass, और center of mass पे कोई भी mass नहीं है. so जो hollow objects हैं या open shaped objects हैं, ring है, horseshoe है, तो द सेंटर ऑफ मास एक ऐसी जगह पे हो सकता है जहां पे बिल्कुल कोई भी मास नहीं होता है. Now how we define center of mass mathematically? So we will take two particle system. This is the first particle which has got mass m1, and this is the second particle and it has got mass m2. So this is second particle and this is first particle. और चूंकि दो पार्टिकल्स के दरमियान, दो पॉइंट्स के दरमियान हम एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो इन दो पॉइंट्स का अगर हमने सेंटर ऑफ मास देखना है तो वी विल से कि इनके दरमियान जो लाइन हमने ड्रॉ की, दैट इज आवर एक्स एक्सिस. सो बोथ द पार्टिकल्स लाई ऑन एक्स एक्सिस. तो इस एक्स एक्सिस पे कहीं हम ओरिजिन लोकेट करेंगे. So this is the origin. तो हम देखेंगे कि पहला पार्टिकल कितना दूर है. So that will be the position of first particle x1. So that is position of our first particle. इसी तरह हम देखेंगे कि सेकंड पार्टिकल कितना दूर है origin से, that is x2. तो this will be the position of second particle x2.
तो सेंटर ऑफ मास इनके दरमियान कहीं पे होगा। सपोजिंग दिस इज द सेंटर ऑफ मास, और ये सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से कितना दूर है, x। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ center of mass of the two particle system, right? तो then what we do, हम पहले पार्टिकल का मास लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पोजीशन x1, देन वी विल टेक मास ऑफ सेकेंड पार्टिकल और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पोजीशन, और इन दोनों को सम करेंगे। तो दो ही पार्टिकल्स हैं, तो एक पार्टिकल के मास को इसकी पोजीशन मल्टीप्लाई करनी है, दूसरे पार्टिकल के मास को इसकी पोजीशन मल्टीप्लाई करनी है। वी हैव टू सम, सो m1 x1 प्लस m2 x2, और डिवीजन में हमेशा सिस्टम का टोटल मास रखना है, यानी यहाँ पे दो ही पार्टिकल्स हैं, सो m1 प्लस m2, दिस विल गिव मी द पोजीशन, ऑब्वियसली जो x एक्सिस पे होगा, this will give me the x position of the center of mass. So the center of mass is given by m1 x1 plus m2 x2 divided by the total mass of the system, which is m1 plus m2. So this is the expression for center of mass for a two particle system या two body system. We can take a special case, अगर दो ही पार्टिकल हैं तो क्यों ना हम पहले पार्टिकल को ओरिजिन पे ही रखें। So when we place the first particle at origin, तो पहले पार्टिकल की जो पोजीशन थी x1, that will be 0 because it will be very much at origin. और now since our first particle is origin, और origin से दूसरा पार्टिकल कितना दूर है, यानी दूसरे पार्टिकल की पोजीशन x2, that will be very much equal to d, where d is the distance between the two particles. And center of mass is somewhere here, जिसकी position है x. Now that x will not be distance from origin, that will be distance from the first particle. And this is our second particle. So when we imagine कि हमारा first particle ही origin है, तो फर्स्ट पार्टिकल की पोजीशन ऑटोमेटिकली x1 वो 0 बन जाती है, और जो दूसरे पार्टिकल की पोजीशन x2 थी वो दो पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस बन जाती है, और जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन x थी, विच वाज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन, दैट बिकम्स डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट पार्टिकल। तो जब हम उस इक्वेशन में इंट्रोड्यूस करेंगे, our equation was x is equal to m1 into x1 plus m2 into x2 whole divided by m1 plus m2. Now since this x1 is 0, तो पहली टर्म फिनिश, एंड इस x2 की जगह हम d सब्स्टिट्यूट करेंगे, that's why we get this expression. तो अगर हमारे पास दो पार्टिकल दिए गए हों, सपोजिंग हमारे पास HCl मॉलिक्यूल दिया गया है, हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल दिया गया है, और हमें इनके दरमियान बॉन्ड लेंथ दी गई है, सो दैट विल बी d. d विल बी द बॉन्ड लेंथ. तो अगर हमें इनका सेंटर ऑफ मास देखना हो तो वी विल से दिस विल बी समवेयर हियर. तो उसकी डिस्टेंस कितनी है, और हम फर्स्ट पार्टिकल अगर हाइड्रोजन को माने सो m1, तो m2 विल बी आवर सेकंड पार्टिकल, दैट इज क्लोरीन. तो इस पे हम एक प्रॉब्लम करेंगे. द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1u. तो हम जो हाइड्रोजन एटम है इसको मानेंगे फर्स्ट पार्टिकल.
So that means M1 is 1U, 1 atomic mass unit. और जो क्लोरीन एटम है, बेसिकली दे आर आयन्स in the molecule. So this will be our second particle. तो क्लोरीन का जो मास है which is 35.5 atomic mass unit, तो उसको हम रखेंगे U. And the bond length यानी इनके दरमियान जो डिस्टेंस है D, that is 1.27 angstrom. And angstrom unit means 10 raised to power minus 10 meter. हम इसको एंगस्ट्रॉम यूनिट में ही रखेंगे. तो हमें सेंटर ऑफ मास निकालना होगा इन द हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल. तो मैं आपको एक्सप्रेशन दे देता हूं. X विल बी इक्वल टू M2 by M1 प्लस M2 into D. तो इसमें आप ये सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें तो आपको जो भी मिलेगा इन द यूनिट्स ऑफ एंगस्ट्रॉम यूनिट, दैट विल बी डिस्टेंस of center of mass from the first particle, that means from hydrogen atom. So I leave this problem to you. So I hope you can solve it. इसी तरह एक और प्रॉब्लम है अर्थ मून सिस्टम. तो दिस इज अर्थ जिसको हम फर्स्ट पार्टिकल लेंगे. सो दिस विल बी M1, ये इसका सेंटर है. एंड एट सम डिस्टेंस देयर इज मून. इसको हम M2 मानेंगे. और जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है दैट इज D, दैट इज 3,84,000 किलोमीटर्स. तो फर्स्ट पार्टिकल हम अर्थ ले रहे हैं, तो अर्थ का जो सेंटर है उसको हम ओरिजिन मानेंगे. तो दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होगी x, that will be distance from the center of earth, and I tell you that is very much inside earth. So x, which is the position of center of mass, और चूंकि that is distance of center of mass from the origin, और origin हम ले रहे हैं earth का center. So it will be distance of center of mass from center of earth. तो mass of earth that will be M1, क्योंकि हम पहला पार्टिकल अर्थ को ले रहे हैं. And mass of moon, this 7.34 into 10 raised to power 22 किलोग्राम, इसको आप M2 लेंगे. And the distance, center to center distance between moon and earth, इसको आप D लेंगे. तो आपको सबसे पहले x का वैल्यू निकालना है और फिर ये देखना है कि वो सरफेस ऑफ अर्थ से कितना नीचे है. सो दैट मीन्स जो आपको x का वैल्यू मिलेगा, यू हैव टू सबट्रैक्ट दैट फ्रॉम रेडियस ऑफ द अर्थ. Radius of the earth is this 6371 kilometer. तो आपको जो डिस्टेंस मिलेगी that will be the distance of center of mass from surface of earth. क्योंकि हमें प्रॉब्लम में ये पूछा जा रहा है कि अर्थ की सरफेस के कितना नीचे, हाउ डीप, हाउ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ मून सिस्टम इज लोकेटेड. सो आई होप यू कैन डू दैट. तो इसके 4 ऑप्शंस हैं. ऑप्शन डी इज करेक्ट. This 1700 kilometer is not the distance of center of mass from center of earth.
it is the distance of center of mass of the system from surface of earth. तो सबसे पहले आप x का वैल्यू निकालेंगे, right? So if this is earth, this is the center, this whole distance is radius, तो आपको center of mass यहाँ पे मिलेगा. So this will be the x, the position of center of mass. तो जो बाकी distance बचती है, that has been asked in the question, and obviously that will be r subtract x. तो वो डिस्टेंस आपने निकालनी है. बेसिकली जो आपने डेप्थ निकालनी है, that will be r minus x. Okay, now let us go to the center of mass of a system of particles. तो अब हमारे पास बहुत सारे particles हैं. We have got n particles. This is our first particle, which has got mass m1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1. इसी तरह हमारे पास दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है, इसका मास है m2 और इसके x, y, z कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2, and so on. We have got such n particles. So this is our nth particle here, and it has got coordinates xn, yn, zn, and the center of mass is here. The center of mass is located somewhere here. और center of mass के जो coordinates हैं, उसके भी obviously 3 coordinates होंगे, because it is 3-dimensional space. तो उसके coordinates हैं x, y, and z. तो सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट देखेंगे. तो अगर आप इधर ध्यान दें, this is the position of center of mass for 2 particle system. लेकिन इसको अब हम एक्सटेंड करेंगे up to the nth particle. So we will multiply mass of a particle with its position, with its position, with its x position, और ये सारा फिर हम सम करेंगे. m1 x1 plus m2 x2 plus so on up to mn xn, और डिवाइड करेंगे total mass of the system, which will be obviously m1 plus m2 plus so on up to mn. तो डिनोमिनेटर में तो हमें m आएगा, which is the total mass, and this total mass will be equal to summation I goes from 1 to n mi. तो न्यूमरेटर को भी हम समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, I goes from 1 to n mi xi. We will take a general particle mi, which has coordinates xi, yi, zi. It's a general particle. तो I को वैल्यू देंगे 1, we will get m1 x1, then plus फिर हम I को वैल्यू देंगे 2, तो हमें मिलेगा m2 x2 and so on up to the last value. हम इसमें I का वैल्यू देंगे n, तो हमें मिलेगा mn xn. So this is how we can have the x coordinate of the center of mass. तो इसी तरह y coordinate, इसमें हमें x की जगह y coordinate सब्स्टिट्यूट करने हैं. तो we will get summation I goes from 1 to n mi yi. और इसी तरह z coordinate, तो we will get summation I goes from 1 to n mi zi. So this is how we get the x coordinate, the y coordinate, and the z coordinate of the center of mass. So this m equals summation I goes from 1 to n mi is the total mass of the system, and I have already told you that this xi, yi, zi, they are the coordinates of a general particle mi. तो position vector of the ith particle will be, चूंकि position vector r, it is given by the x coordinate I plus y coordinate j
प्लस z कोऑर्डिनेट k। लेकिन हमारा ये जो जनरल पार्टिकल है जिसका मास हमने mi रखा है, इसका x कोऑर्डिनेट है xi, y कोऑर्डिनेट है yi एंड z कोऑर्डिनेट है zi। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट विल बी अ जनरल पोजीशन वेक्टर ri। तो इसी तरह हम देखना चाहेंगे व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो ऑब्वियसली द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स आई कैप, प्लस इसका वाई कोऑर्डिनेट है कैपिटल वाई जे कैप, प्लस इसका जेड कोऑर्डिनेट है कैपिटल जेड विद के कैप। सो दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो इक्वेशन नंबर 3 में हम x, y और z के जो एक्सप्रेशंस हैं वो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो दिस इज व्हाट वी गेट द एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन वेक्टर। इसमें हम डिनोमिनेटर में जो मास है इसको हम कॉमन आउट कर सकते हैं। इसी तरह जो इसमें समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n वो भी कॉमन आउट कर सकते हैं। इवन एम आई ये भी कॉमन आउट कर सकते हैं। तो वी आर लेफ्ट विद दिस ब्रैकेटेड टर्म एंड ये अभी अभी हमने देखा दिस इज द जनरल पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल, ith particle। So this is our equation number 4. So the position vector, this is position vector of center of mass. It is given by 1 by m, where m is the total mass of system of the particles into summation I goes from 1 to n mi into ri, where ri is the position vector of a general particle. Position vector of a general particle. That is our equation number 4. So this is the position vector. Now we shall see what is the motion of center of mass. अगर हम इसको rearrange करेंगे denominator में यहाँ पे we had got r equal to 1 by m summation I goes from 1 to n mi ri vector। इस m को हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, इट विल गेट मल्टीप्लाइड विद दिस r, सो वी गेट दिस एक्सप्रेशन। इसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट गिविंग वैल्यूज टू i एंड वी विल कैरी आउट समेशन, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं m1 r1 प्लस इसी तरह 2 वैल्यू देंगे i को, तो m2 r2 and so on up to the last one mnrn. So this is what we will get in the next step. That will be our equation number 7. We shall differentiate equation number 7 with respect to time on both sides, and we will keep in mind the particles are not moving at very large velocity, so we can consider masses to be constant. So that means differentiation अगर होगी तो वो in position vectors की होगी. So we will differentiate them on both sides with respect to time. Now this dr1 by dt, it is the differentiation of position vector of first particle with respect to time. So obviously it is velocity of the first particle. I will denote that with v1. Similarly, dr2 by dt, it is the differentiation of position vector of second particle with respect to time. So it is velocity of the second particle.
and so on up to nth particle drn by dt. This is the differential coefficient of the position vector of nth particle with respect to time. So this is velocity of the nth particle vn. And similarly, this dr by dt, this is differentiation of position vector of center of mass with respect to time. So it is velocity of center of mass. इसको हम capital V से denote करेंगे. So we will get this expression. So that is our equation number 8. Equation number 8 को हम फिर से differentiate करेंगे with respect to time. So this is a differentiation of velocity of first particle with respect to time. So obviously this is acceleration of first particle. Similarly, this is differentiation of velocity of second particle with respect to time. So it is acceleration of second particle, A2. And so on up to nth particle. This is the differential coefficient of velocity of nth particle with respect to time. So it is acceleration of nth particle. और इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखेंगे dv by dt. This is the differentiation of velocity of center of mass with respect to time. So this is acceleration of center of mass. इसको हम capital A से denote करेंगे. So this is what we will get. That is equation number 9. अच्छा, equation number 9 के right hand side पे आप ध्यान दें. This is m1a1. अगर हम second law use करें, this is force on the first particle. So F1. Similarly, m2a2. This is force on second particle. We will denote it with F2, and so on up to the nth one. Mn, An, mass into acceleration, that is force on the nth particle. So that means right hand side pe, it is the sum of forces on the particles. Right, so we get equation number 10, that the total mass of the system times acceleration of center of mass equals total force on the particles. अच्छा, अब ये जो F1 है, this is the net force on particle number 1. तो particle number 1 जो है, इस पर जो force है F1, it can be due to external agencies, तो उसका मैं नाम दूंगा F1 external. लेकिन ये जो पहला पार्टिकल है, इस पर बाकी पार्टिकल्स भी तो फोर्स एक्सर्ट करते होंगे. सो आई विल राइट दैट F1J, that is force on this first particle due to some other particle, जिसका मैं नाम रखूंगा J. And J will not be equal to 1 because a particle cannot exert force on itself. Summation में इसलिए लिख रहा हूं because J is not just one particle, there are many particles. J can be 2, J can be 3, J can be 4, and so on up to n. So there are many particles which are exerting force on our first particle. तो कहने का मतलब ये है कि जो एक पार्टिकल पे फोर्स है, इट इज नॉट जस्ट वन फोर्स. एक तो इसमें आएगा पहले पार्टिकल पे एक्सटर्नल एजेंसीज कितना फोर्स अप्लाई कर रही हैं, उसको हमने डिनोट किया F1 एक्सटर्नल से. लेकिन उसके अलावा इस पर इंटरनल फोर्सेस भी होंगे. पहले पार्टिकल पे जो बाकी n-1 particles हैं, they are all exerting forces on our first particle. तो यहाँ पे ये n-1 terms होंगे, but they are all internal. So हर किसी बॉडी के लिए, हर किसी पार्टिकल के लिए हम लिख सकते हैं कि इस पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है, that has two contributions. One is external
and one is internal. And इसी तरह we can go up to the nth. लेकिन जब हम इनको सम करेंगे, we will sum f1 plus f2 and so on up to fn in this equation. इसमें हम सम करेंगे तो एक तो f1 एक्सटर्नल आएगा, f2 एक्सटर्नल आएगा एंड सो ऑन अप टू fn एक्सटर्नल आएगा. लेकिन ये जो हैं those internal forces, they will cancel out because Newton's second law says those forces act in pairs. तो इसमें जो जोड़ियां होंगी they will be equal and opposite. तो जब हम इक्वेशन नंबर 10 में इन सारे फोर्सेस को ऐड करेंगे, यानी we will f1 f2 and so on fn, तो एक तो हमें मिलेगा sum of those external forces, f1 external, f2 external and so on fn external, और जो internal forces का sum मिलेगा that will contribute 0. So we get only the sum of external forces, और उस sum of external forces को हम denote करेंगे F external. This is the net external force which is acting on the system of particles. So equation number 10 के right hand side में हम सिर्फ लिखेंगे F external. So we get equation number 11 and it says total mass of the system. Capital M is the total mass of the system. इसके multiplication में है acceleration of the center of mass, and this equals net external force on the system. तो अगर आप इस इक्वेशन पे ध्यान दें, दिस इज न्यूटन्स सेकंड लॉ फॉर अ पार्टिकल जिसका मास m है, जिसकी एक्सेलरेशन a है, जिसपे एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल अप्लाई हो रहा है. सो दैट मीन्स we can compare इक्वेशन 11 विद न्यूटन सेकंड लॉ फॉर अ पार्टिकल जिसपे टोटल में फोर्स F है, जिसका मास m है, जिसकी एक्सेलरेशन ये है. सो दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास बिहेव्स एज इफ whole mass of the system is concentrated at the center of mass, और जैसे कि सारा का सारा फोर्स जो है वो इसी सेंटर ऑफ मास पे ही अप्लाई हो रहा है. सो दिस इज द definition for center of mass. Center of mass of a system or a body moves, ये ऐसे मूव करता है या ऐसे बिहेव करता है जैसे कि सारा का सारा मास ऑफ द सिस्टम कंसंट्रेट हो एट द सेंटर ऑफ मास, और जैसे सारा का सारा एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इसी सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई हो रहा है. सो दैट इज द डेफिनेशन, और वी कैन से the physical significance